हेलो स्टूडेंट्स, मैं पदम कंवर, व्याख्याता हिंदी साहित्य, और हम सब पढ़ रहे हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल में आज हम देखेंगे छायावाद के महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नोत्तर जो हमारी परीक्षा में आ सकते हैं। छायावाद का अर्थ और परिभाषा जानेंगे। सबसे पहले छायावाद का अर्थ क्या है। छायावाद देखिए, आप सब जानते हैं कि द्विवेदी युग के बाद 1918 से 1936 तक का जो समय है वो छायावाद कहलाता है। छायावाद का विकास द्विवेदी युग की कविता के उपरांत हिंदी में हुआ। मोटे तौर पर छायावादी काव्य की समय सीमा 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक मानी जा सकती है। देखिए स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको उतना ही बताऊँगी जितना आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है। हम बिना मतलब के ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं उत्तर को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से ही माना है, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवि पंत प्रसाद निराला ने अपनी रचनाएं लगभग इसी वर्ष के आसपास लिखनी आरंभ की थी। 1918 में प्रसाद का झरना प्रकाशित हो चुका था तथा निराला की प्रसिद्ध कविता जूही की कली, जो छायावादी कविता में आती है, 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंत के पल्लव की कुछ कविताएं भी 1918 ईस्वी में प्रकाशित हो चुकी थी। तो यहाँ से तो मानी जाती है छायावाद की शुरुआत 1918 से, और जो छायावाद की समाप्ति मानी जाती है 1936 ईस्वी में, वो किस लिए? प्रसाद की कामायनी 1935 में प्रकाशित हुई थी। प्रसाद की कामायनी कब प्रकाशित हुई? जो उनका महाकाव्य है वह प्रकाशित हुआ 1935 में। तथा प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना कब हो गई थी? 1936 ईस्वी में। तो यहाँ से प्रगतिवाद की शुरुआत हो जाती है। अतः छायावाद की जो समय सीमा है वो हम मानेंगे 1918 से 1936 तक। अब देखिए, छायावादी कविता का जो जन्म है वह द्विवेदी युग की कविता की प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था। क्योंकि द्विवेदी युगीन कविता कैसी थी? विषयनिष्ठ थी, विषय प्रधान थी, वर्णन प्रधान थी और इसमें स्थूलता थी। जबकि छायावादी कविता कैसी है? व्यक्तिनिष्ठ, व्यक्तिकता पर आ जाती है और कल्पना प्रधान है और सूक्ष्म मनोभावों को व्यक्त करती है। प्रारंभ में छायावाद का प्रयोग व्यंग्य के रूप में उन कविताओं के लिए किया गया जो अस्पष्ट थी, जिनकी छाया कहीं और पड़ती थी, किंतु कालांतर में यह नाम उन कविताओं के लिए रूढ़ हो गया जिनमें मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति की लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। तो ये तो है छायावाद का अर्थ। क्या अर्थ होगा इसमें? कि जहाँ मानव और प्रकृति के सूक्ष्म सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान होता था, वहाँ इसलिए उस काव्य को कहा गया छायावाद। और इसकी महत्वपूर्ण विशेषता रहती है छायावाद की कि इसमें वेदना की रहस्यमय अनुभूति होती है, लाक्षणिकता होती है, प्रतीकात्मकता होती है। इसलिए ये क्या है? छायावादी काव्य है। अब देखिए, इसकी महत्वपूर्ण दो परिभाषाएं मैं आपको बहुत ही सरल से दूंगी, जो आप परीक्षा में बड़े आराम से याद करके लिख सकते हैं। एक परिभाषा तो आप लिखिएगा डॉक्टर नगेंद्र की, कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। छायावाद एक विशेष प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति एक विशेष भावात्मक दृष्टिकोण है। ये बहुत ही सरल सी परिभाषा, जिसको आप याद कर लें। दूसरी सरल सी परिभाषा डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, कि आत्मा की छाया परमात्मा पर और परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है, यही छायावाद है। ये मैंने आपकी परीक्षा के हिसाब से बहुत ही सरल सी परिभाषाएं यहाँ पे चुनकर आपके लिए लाई हूँ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि छायावाद के प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं का संक्षिप्त परिचय दीजिए। छायावाद के प्रमुख कवि पूछ लेते हैं। तो आप सबको पता होगा कि छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, जिनको हम शॉर्ट में याद करते हैं: प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। इन चारों कवियों को छायावाद के 4 स्तंभ भी कहा जाता है। जो पूरा छायावाद है वो इन 4 प्रमुख कवियों पर टिका हुआ है। तो छायावाद के जो प्रथम कवि हैं और प्रथम कवि के नाम से विख्यात हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। छायावाद के सबसे महत्वपूर्ण कवि, जिन्हें छायावाद का ब्रह्मा भी कहा जाता है। इनकी प्रथम रचना झरना 1918 ईस्वी में प्रकाशित हो गई थी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, छायावादी रचनाएं, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी 1935 ईस्वी में जो प्रकाशित हुई इनकी, वह इनका अंतिम छायावादी महाकाव्य है। और पेशोला की प्रतिध्वनि, जो हमारे सिलेबस में भी जो कविता है, यह इनकी प्रमुख कविताओं में शामिल है। तो ये आपको पक्का ही याद कर लेनी है, आपको याद भी रह जाएगी क्योंकि आपने पढ़ी भी है।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ये छायावाद के दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं। इन्हें छायावाद का रुद्र भी कहा जाता है। इन्होंने मतवाला, समन्वय और सुधा पत्रिकाओं का संपादन किया और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास आदि। राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता अनामिका में संकलित है, जो अत्यंत ओजपूर्ण और प्रभावशाली कविता है और ये हमारे सिलेबस में भी इसका कुछ पार्ट था, तो ये आपको ज़रूर याद रह जाएगा, तो आप इसको पक्का याद कर लें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा, यदि आपको सरोज स्मृति नाम मैंने कक्षा में बताया था वह याद रह जाता है तो उसको भी आप ज़रूर लिखें, वो उस कविता जो लंबी कविता है इनकी। तीसरे जो हमारे छायावाद के प्रमुख कवि हैं वह है सुमित्रा नंदन पंत। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। इन्होंने प्रकृति के बारे में अधिक लिखा, बहुत सुंदर लिखा। अल्मोड़ा के कवि थे ये। पंत जी की काव्य कृति चिदम्बरा पर इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनकी प्रमुख छायावादी रचनाओं के आपको नाम याद कर लेने, ग्रंथि, वीणा, पल्लव और गुंजन। इन्होंने प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण किया और प्रकृति संबंधी बहुत ही सुंदर कविताएं लिखी। यह है पंत जी की विशेषताएं। चौथा है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जो ये कवियत्री थी, ये छायावादी युग की चौथी महत्वपूर्ण कवियत्री हैं और आधुनिक युग की मीरा भी इनको कहा जाता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत और यामा। इनके काव्य में विरह की प्रधानता है, जो लौकिक न होकर अलौकिक विरह है, और इनके काव्य में रहस्यवादी प्रकृति विद्यमान है। तो वेदना और रहस्यानुभूति ये महादेवी वर्मा की दो प्रमुख विशेषताएं आपको पक्का लिखनी है। इनकी रचनाओं के आपको नाम याद कर लेना है। अगला जो हमारा तीसरा और महत्वपूर्ण प्रश्न वो है, छायावाद में ही आते हैं जयशंकर प्रसाद, और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नाटक लिखे। तो हिंदी नाटक के विकास में जयशंकर प्रसाद का योगदान बताइए, ये हमारा अगला प्रश्न है। इसका उत्तर आप इस प्रकार से लिखेंगे। प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वाले हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। भारतेंदु जी के बाद में इन्हीं ने नाटक विद्या का पल्लवन किया। भारत की अतीत गौरव का चित्रण करने के साथ साथ इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने का प्रयास अपने नाटकों के माध्यम से किया। किसने? प्रसाद जी ने। प्रसाद जी ने अपने नाटकों के विषय कौन कौन से लिए? बौद्ध काल, मौर्य काल एवं गुप्त काल से चुने हैं, जो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है। प्रसाद जी ने कुल मिलाकर 7 ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। कौन कौन से? विशाख, अजातशत्रु, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ। यदि आपको सारे याद नहीं होते हैं तो आप 3-4 के नाम पक्का लिख दें। प्रसाद जी के नाटक शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ हैं। उन्होंने भारतीय एवं पाश्चात्य नाट्य कला का संतुलित समन्वय किया है। उनके नाटक न तो सुखांत है और न ही दुखांत। उनकी नाटकों का जो अंत है वो है प्रसादांत, यानी प्रसाद ने जैसा चाहा उन्होंने उस प्रकार से अपने नाटकों का अंत दिखाया है। तो शिल्प यानी कला पक्ष की दृष्टि से इनके जो नाटक हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। प्रसाद जी ने अपने ऐतिहासिक नाटकों में भारतीय संस्कृति, जातीय गौरव एवं राष्ट्रीयता के गौरवपूर्ण चित्र अंकित किए हैं और उनके नारी पात्र आदर्श भारतीय नारी के रूप को प्रस्तुत करते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है छायावादी काव्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। देखिए, छायावादी जो काव्य प्रवृत्तियाँ हैं, छायावाद की जो विशेषताएं हैं वो बहुत ही अलग है, अपने आप में अनुपम है। छायावादी कवि अपने आप में अनुपम है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से याद कर लें। छायावादी हिंदी कविता दिव्यदी युग की जो कविता थी उसकी इतिवर्तात्मकता, उसकी स्थूलता, उपदेशात्मकता और वर्णनात्मकता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुई थी। तो छायावाद की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वह हम बहुत ही शॉर्ट में लिखेंगे और इसी प्रकार से अपने पेपर में लिखेंगे भी। पहला है आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता, ये छायावाद की प्रमुख विशेषता है। द्विवेदी युग की सामाजिकता के स्थान पर छायावादी कवि व्यक्तिगत जीवन के संघर्षों, उतार चढ़ाव, आशा निराशा और एकाकीपन का, अकेलेपन का खुलकर वर्णन करता है। दूसरा है सौंदर्य चित्रण और श्रृंगार रस की प्रधानता, इनकी कविता की दूसरी विशेषता है। श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग और वियोग का इन्होंने अच्छे से वर्णन किया। राष्ट्रीयता एवं स्वदेश प्रेम, ये छायावादी कविता की तीसरी विशेषता है। और युगानुरूप राष्ट्रीय भावना, जैसा कि आप जानते हैं कि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन का माहौल चल रहा था देश में, तो राष्ट्रीय जागरण के लिए, राष्ट्रीय भावना जागृत करने के लिए इस युग का कवि भी राष्ट्रीय भावना का स्वर लेता अपनी कविता में। भारत की सांस्कृतिक गरिमा से राष्ट्रीय जागरण का कार्य करता है, भारत की सांस्कृतिक गरिमा और राष्ट्रीय जागृति की भावना का प्रतिपादन करता है। चौथा और बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये छायावाद का, मानवतावाद।
मानवतावाद छायावाद में अपनी संपूर्ण विराटता के साथ प्रकट हुआ है। इनके काव्य में उपेक्षित दीनहीन व्यक्तियों के प्रति सहानुभूति, शासकों के प्रति घृणा तथा समस्त मानव के कल्याण कामना व्यक्त हुई है। त्याग, सेवा, उदारता, सहानुभूति, सद्भाव, समानता, लोक कल्याण की कामना इनमें दिखाई देती है। तो जो छायावादी कवि है वो बहुत उदार है और उसमें मानवतावाद की जो भावना है, मानवता की और इंसानियत की जो भावना है वह बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। पांचवा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि छायावादी कवियों पर वेदों का, उपनिषदों का प्रभाव पड़ा। साथ ही टैगोर, विवेकानंद, गांधी तथा अरविंद दर्शन का प्रभाव भी इन पर दिखाई देता है। इन पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का भी प्रभाव दिखाई पड़ता है। बुद्ध के प्रभाव दिखाई देते हैं। दुखवाद का प्रभाव इन पर दिखाई देता है। छठा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है वेदना और विरह छायावाद का ये प्राण तत्व है। साथ ही इनकी रहस्य चेतना भावात्मक है, जो महादेवी वर्मा में विशेष रूप से देखने को मिलते हैं ये तत्व, जो इनकी विरहानुभूति से ही उपजे हैं। सातवां महत्वपूर्ण बिंदु है कलात्मक विशेषता। इसके अंतर्गत आएगा कि इन्होंने खड़ी बोली को काव्यात्मक रूप दिया और कलात्मक रूप प्रदान किया और खड़ी बोली की पूर्ण प्रतिष्ठा कर दी। इनकी भाषा चित्रात्मक है और इन्होंने भारतीय व पाश्चात्य समस्त अलंकारों का प्रयोग किया है, नए अलंकारों का भी प्रयोग किया है। मुक्त छंद को इन्होंने बहुत ही अच्छे से काम में लिया है और नूतन प्रतीक विधान लाए हैं, नए बिंबों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये है हमारे छायावाद के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अच्छे से तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।